एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज के अपने क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि ये NCERT बैचेज हैं और यहाँ पे सारी क्लासेस, सारे बुक्स हम लोग NCERT को ही कवर कर रहे हैं एक के बाद एक। तो जैसे हम लोगों ने 6 क्लास को कवर कर लिया, 6 क्लास की NCERT ज्योग्राफी जो कि फिनिश हो चुकी है और 9th क्लास की चल रही है और बाकी एक के बाद एक अपकमिंग आएंगी। और इसी कड़ी में हम लोग क्लास 10th का, जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी है, ये वाली बुक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग NCERT और SCERT पे फोकस करते हुए क्लास 10th की NCERT को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जाए और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी से जाए ताकि कोई भी क्लास या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आपसे मिस ना हो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, बढ़ा सके। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है हम लोग इस बुक के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है जो कि संसाधनों के बारे में दिया गया है, संसाधन एवं उसके उपयोग। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में। तो संसाधन होते क्या है एवं उसके उपयोग क्या है। तो संसाधन, जिसके बारे में पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, वो है क्या आखिर। तो संसाधन क्या होते हैं? जो भी हमारे आसपास मौजूद है, कुछ भी चीज़, एनीथिंग एल्स, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि हमारे लिए जो यूज़फुल है, कुछ भी हो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें वो क्या कहलाएंगे? संसाधन। जैसे जल, हवा, अग्नि, खनिज, जो भी है संसाधन कहलाएंगे। अब इन संसाधनों को भी बांटा गया अलग अलग स्तरों पे। एक व्यक्ति है जिम्मरमैन। वस्तुतः क्या होता है ना कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। ये इसमें कहा गया है कि संसाधन का अर्थ जो है बहुत बड़ा है। जिम्मरमैन एक व्यक्ति हैं, उनका एक कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं, ये बनते हैं। यानी कि संसाधन होते नहीं हैं, ये बनते हैं। इस कथन का अपना एक अलग ही अर्थ है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। तो संसाधनों को जो बांटा गया है, अलग अलग स्तर पे बांटा गया है और वो क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बांटा गया उनकी उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले बांटा गया है उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो वो 2 आधार हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जैव और दूसरा अजैव। अब जैव और अजैव का क्या मतलब हो गया? जैव यानी कि हमें जीवित चीज़ों से जो प्राप्त होता है वो जैव होगा, और अजैव जो हमें निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? अजैव। दूसरा आता है उपयोगिता के आधार पर, यानी कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, वो उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो उसमें सबसे पहले क्या है? नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम फिर से यूज कर सकते हैं, जिसका रिसाइकल होते रहता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब चीज़ों का रिसाइकल होता है। इसी के लिए इनको क्या कहा गया है? नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है जो अनवीकरणीय संसाधन, उनका एक बार हम इसका यूज कर लेते हैं, फिर उसका दोबारा तुरंत यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बनने में लाखों हज़ारों वर्ष लगते हैं। इसी के लिए अगर एक बार वो ख़त्म हो जाए तो तुरंत से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन, जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसी के लिए हम उसका इस्तेमाल तुरंत नहीं कर सकते हैं, फिर से ख़त्म होने के बाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व शब्द से क्या समझ में आ रहा है? कुछ स्वामी जैसा टाइप का वाइब्स आ रहा है। स्वामी यानी कि उसका मालिक कौन है। तो इसको भी अलग अलग आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत, यानी कि किसी निजी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा, यानी किसी निजी व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा। दूसरा है सामूहिक, जिसमें मतलब सामूहिक यानी कि उस जगह का, उस संसाधन का उपयोग सामूहिक तौर से किया जाता होगा, उसको सामूहिक संसाधन कहेंगे। फिर है राष्ट्रीय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जिनसे इजाज़त ली जाती है उसका उपयोग करने के लिए। तो ये सब है स्वामित्व के आधार पर। एक और है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। वो क्या है?
विकास यानी कि उसका डेवलपमेंट किस आधार पे होता है, उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें भी 4 टाइप हैं। एक है संभावी, दूसरा है विकसित, फिर भंडार और संचित। तो ये सारे टाइप हैं विकास के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के। एक वर्ड आता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसी बीच में जो आप पढ़िएगा तो एक वर्ड शब्द आएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। वो क्या होते हैं? तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र जो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये तट रेखा के बारे में बताया गया है। एक फैक्ट के तौर पे इसको जानिए कि इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारे ये क्लास स्टार्ट हुआ था और इसमें अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक और है कि संसाधन का नियोजन। संसाधन का नियोजन किस तरह से होता है और संसाधन नियोजन है क्या? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ये है कि संसाधन नियोजन क्या है, यानी कि एक इसको डेफिनेशन के तौर पर अगर हम बोलें तो संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण इसका उपयोग, यानी कि हम खुद भी इसका उपयोग करें और संसाधनों का और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे, उसके लिए बचा के रखें। तो इस तरह से संसाधनों का उपयोग करें ताकि हमारे लिए भी वो यूज़ हम भी कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बची रहे। तो इसी के साथ हम आज का अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। इसके आगे हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करें आपके साथ मिलके। थैंक यू। जय हिंद।